तो भैया ये YDSC में वो केस नहीं है जहां पर कैपिटल डी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल डी, यानी कि यहां पर मुझे बेसिक से जाना पड़ेगा। अगर बेसिक सोर्सेज दे दिए तब तो कर लेंगे, लेकिन जब मुझे वेव ऑप्टिक्स में ये दे दिया कि भैया कोई सोर्स है और वो खुद का ही अपना फेज डिफरेंस या पाथ डिफरेंस लेके बैठा है, तो कैसे करूंगा? जरा ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन आप में बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स को उजागर करेगा। तो पॉलीक्रोमेटिक लाइट में जब भी आपको ये पूछे कि कहां पर दोनों का मैक्सिमम फिर से आ जाए या तीनों का मैक्सिमम फिर से आ जाए, तो कुल मिला के बीटा निकालो और उसका एलसीएम ले लो, आंसर खत्म। जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका भौतिकी प्लस के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज हम लोग वेव ऑप्टिक्स के वो 15 क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि जेईई मेन में आए हुए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आइए देखते हैं। मुझे आशा है आपने क्वेश्चंस पहले ही सॉल्व कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहे हैं हमें? टू कोहेरेंट सोर्सेस, लाइट इंटरफेयर कर रही है, द इंटेंसिटी रेशियो ऑफ टू लाइट्स इज 1:4। फॉर द इंटरफेरेंस पैटर्न द वैल्यू ऑफ Imax प्लस I मिनिमम अपॉन Imax माइनस I मिनिमम जो है वो मुझे निकालना है। आओ जरा देखिए कैसे होता है। भैया पहली चीज तो कि अगर मेरे पास इंटेंसिटी का रेशियो 1:4 है तो मैं बोल सकता हूं कि I1 अपॉन I2 जो है वो मुझे दिया हुआ है 1/4। ठीक बात। अब अगर मैं Imax प्लस I मिनिमम, ये जो मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है Imax प्लस I मिनिमम अपॉन Imax माइनस I मिनिमम, अगर मैं ये निकालना चाहूं तो क्या करूंगा भैया? Imax होता है क्या? Imax होता है √I1 प्लस √I2 का स्क्वायर, और I मिनिमम क्या होता है? I मिनिमम होता है √I1 माइनस √I2 का स्क्वायर। फिर और बताओ, नीचे भी मैं यही चीज लिखूंगा, बस बीच में जो साइन आएगा, अरे ये क्या हो गया? बीच में जो साइन आएगा वो साइन आ जाएगा मेरे पास माइनस का, यानी कि नीचे मेरे पास जो आएगा वो आएगा कुछ इस तरह से। ठीक बात। अब मुझे इसके आंसर निकालना है। इसकी वैल्यू के लिए मुझे जो पता है वो पता है I1 अपॉन I2, यानी कि मैं क्या करूंगा? मैं इसमें I1 अपॉन I2 बनाने की कोशिश करूंगा। वो कैसे करूंगा? √I2 से डिवाइड कर दो स्क्वायर के अंदर, तो ये आ जाएगा भैया √I1/I2 प्लस 1 का स्क्वायर। फिर क्या आ जाएगा? प्लस √I1/I2 माइनस 1 का स्क्वायर, और डिवाइड में फिर से वही चीज, ऊपर की सेम टू सेम चीज, लेकिन बस बीच में माइनस साइन के साथ, है ना? तो कुछ इस तरह से आ जाएगी। आओ फटाफट वैल्यू रखें। I1 अपॉन I2 बेटा 1/4 है, तो √I1/I2 क्या हो जाएगा? √I1/I2 हो जाएगा 1/2, यानी कि मेरे पास जो आएगा वो आ जाएगा भैया 1/2 प्लस 1 कितना? 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर यानी कि 9/4 प्लस 1/2 माइनस 1/2 उसका स्क्वायर 1/4। ठीक है, डिवाइडेड बाय फिर से यहां पर 3/2 का स्क्वायर यानी कि 9/4, और ये आ जाएगा 1/4 लेकिन एक माइनस साइन के साथ। जरा बताओ क्या आ रहा है मेरे पास में? भैया ये आ रहा है 9 और 1 10 यानी कि ये ऊपर आ गया 10, 4 से 4 कैंसिल, और ये आ गया नीचे 8, यानी कि मेरे पास आ रहा है भैया फाइनल आंसर 5/4। ठीक। अब इस 5/4 की वैल्यू कितनी है? 2 अल्फा प्लस 1। ठीक। ऑल्दो सिंप्लीफाई करके निकाल रहा हूं मैं, मुझे नहीं पता रेशियो में कुछ भी आ सकती चीजें। अगर 5/4 है तो वो है 2 अल्फा प्लस 1। अगर 5/4 की वैल्यू 2 अल्फा प्लस 1 अपॉन क्या है? बीटा प्लस 3 है, तो उसके हिसाब से मुझे दिख रहा है कि फॉर दिस केस मैं निकाल सकता हूं कि अल्फा कितना आ जाएगा? अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 2। बीटा कितना आ जाएगा? बीटा की वैल्यू आ जाएगी यहां से 1। और मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है अल्फा अपॉन बीटा, यानी कि आंसर कितना? 2/1। मेरे पास आ गया यहां पर 2। हाँ जी, चलिए अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हो भैया? YDSC और वहां पर डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स है वो कुछ इस तरह से ऑसिलेट कर रही है भैया। डी की वैल्यू जो है वो D0 प्लस A0 sin ओमेगा टी कुछ है। मुझे निकालना है डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट फ्रिंज विड्थ एंड स्मॉलेस्ट फ्रिंज विड्थ। तो जरा मुझे बताओ फ्रिंज विड्थ क्या होती है? फ्रिंज विड्थ होती है बीटा, जिसकी वैल्यू होती है लैम्डा D/D। अब यहां पर स्मॉल डी को चेंज कर रहे हैं, तो लार्जेस्ट अगर मैं बीटा मैक्सिमम बताऊंगा तो बीटा मैक्सिमम कब होगा? जब स्मॉल डी मिनिमम होगा। और स्मॉल डी मिनिमम कब होगा? जब इसकी वैल्यू मिनिमम होगी, यानी कि A0 में यहां पर साइन की वैल्यू -1 होगी, यानी कि मैं लिख दूंगा D0 माइनस A0। और अगर मैं यही चीज मिनिमम निकालूं कि भाई अगर मैं बीटा मिनिमम निकालना चाहता हूं तो बीटा मिनिमम कब आएगा? जब नीचे की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। और नीचे की वैल्यू मैक्सिमम कब आएगी? जब ये वैल्यू आ जाएगी लैम्डा D/D0 प्लस A0। मुझे क्या पूछा गया है? मुझे पूछा गया कि भैया आप तो ना इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो, डिफरेंस बिटवीन दिस टू ओवर टाइम। तो डिफरेंस अगर मुझे निकालना है तो मैक्सिमम में से मिनिमम को माइनस कर दूंगा। डेल्टा भी अगर मुझे निकालना है तो मैं लैम्डा डी कॉमन लेके अंदर 1/D0 माइनस A0 में से माइनस करूंगा 1/D0 प्लस A0 को। अरे बोल भाई, इसका मतलब मैंने क्या किया? मैंने लैम्डा डी बार लिया और नीचे मुझे क्या मिल गया? D0 प्लस A0 इंटू D0 माइनस A0 एलसीएम में, यानी कि मेरे पास आ गया D0 स्क्वायर माइनस A0 का स्क्वायर। और क्या आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा D0 प्लस A0 माइनस D0 प्लस A0, यानी कि मेरे पास आ जाएगा 2A0।
तो भैया ऐसे कोई आंसर दिख रहा है आपको जहां पर ऊपर 2 a नॉट लैम्डा डी दिख रहा हो और नीचे 2 a नॉट लैम्डा डी दिख रहा हो, नीचे यस ये आंसर दिख रहा है मुझे बी ऑप्शन, है ना। बाकी सारे तो नहीं दिख रहे हैं और यहाँ पर डी नॉट दिख रहा है ऊपर, जो कि नहीं आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट हमें क्या बोला भैया, अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट ऑन द बाउंड्री बिटवीन टू डाइलेक्ट्रिक मीडियम्स। मुझे एप्सिलॉन आर की वैल्यू दी है दोनों मीडियम्स की और म्यू आर दिया हुआ है, मुझे निकालना है क्या कि ऐसी कंडीशन जिसमें रिफ्लेक्टेड रिफ्रैक्टेड रेज जो है वो आपस में परपेंडिकुलर हो। भैया ये ब्रूस्टर्स लॉ की बातें कर रहा है और मुझे पता है ब्रूस्टर्स लॉ में अगर मुझे 10 IP निकालना है तो वो म्यू आर के बराबर होगा। इसका मतलब मैंने बोला कि देख भाई ध्यान से देखना, यहाँ पर अगर दो मीडियम से मीडियम नंबर 1 और मीडियम नंबर 2, यहाँ का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ1 है, यहाँ का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ2 है, तो मैं क्या करूंगा, मैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू निकालूंगा और जिसके लिए मैं क्या करूंगा, जिसके लिए मैं बिल्कुल बेसिक पर कहां पर मैं जाऊंगा कि भैया जो v होता है वो होता है c/√ओवर म्यू इंटू एप्सिलॉन। ये कौन से हैं, ये मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक्स हैं। तो इसका मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा, ध्यान देना कंफ्यूज करने के लिए चीजें दी हुई है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आएगा बेटा वो क्या आएगा, वो आएगा मेरे पास c/v यानी कि √ओवर म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर, जहां पर म्यू आर जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है, वो मैग्नेटिक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, ये वाली जो म्यू आर दिया हुआ ये चीज है। दैट मींस मैं बोल सकता हूं कि भैया यहाँ पर μ1 जो आएगा पहले वाले मीडियम का वो आ जाएगा कितना, म्यू आर 1 इंटू 2.8 तो आ जाएगा √ओवर 2.8 और दूसरा कितना आ जाएगा μ2 जो क्या आ जाएगा √ओवर अगला वाला 6.8, है ना। ये मेरे पास आ रहा है। अब मुझे बताए कि जो ब्रूस्टर अंकल का लॉ था, ब्रूस्टर अंकल ने लॉ क्या दिया था भैया, ब्रूस्टर अंकल ने बोला था, ये हम लोग जो पोलराइजेशन पढ़ते हैं वहां पर एक टॉपिक आता है जिसमें हमें बोला गया था कि भैया जो 10 IP आती है, अगर अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज में कन्वर्ट करना है तो 10 IP इस एंगल पर फेंका जाएगा जिसको पोलराइजेशन एंगल बोलते हैं और इसकी वैल्यू आती है μ2/μ1 के बराबर, है ना। तो μ2/μ1 कितना है, वो है √ओवर 6.8/2.8 डिवाइड करो 6.8 2.8 यानी कि 68/28, कितना 68/28 मुझे मिल रहा है भैया, 2 से डिवाइड तो ऊपर आ जाएगा कितना, ऊपर आ जाएगा 3 और 4 34/14, फिर से डिवाइड करो √ओवर 17/7, ये आ रहा है मेरे पास में। तो अगर 10 IP की वैल्यू ये आ रही है और मुझे बोला गया कि जो 10 IP की वैल्यू है, जो एंगल है वो है 1 + 10/θ की पावर 1/2, तो अगर 1 + 10/θ की पावर 1/2 है, इसका मतलब 17/7 को इक्वेट करना है किससे, 1 + 10/θ से, यानी कि जरा देखो थीटा कितना आ रहा है भाई, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 7, तभी तो 7 और 10 मिलकर 17 हो जाएगा और नीचे भी 7, यानी कि थीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई 7। हाँ जी, तो थीटा की वैल्यू मेरे पास आ रही है 7। ध्यान देना, थीटा इज नॉट एन एंगल, वो एंगल नहीं है, वो बस वहां पर जो वैल्यू थी वो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं भैया, बीम ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है उसका लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया है और यूनिफॉर्म इंटेंसिटी है 3.3। ओके, फिर क्या किया जाए, अच्छा मजे की बात है कि प्लेन पोलराइज्ड है तो ऑलरेडी वो एक ही प्लेन में सारे उसके कंपोनेंट्स हैं और उससे फिर से i/2 करने की जरूरत नहीं है, वरना नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग, पहले आधा करते हैं फिर आगे सोचते हैं। यहां मुझे क्या बोला है कि अगर उसकी इंटेंसिटी 3.3 है और वो किसी पोलराइजर पर फॉल कर रही है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया मुझे दिया हुआ है which rotates about its axis with an angular speed of 31.4, तो एनर्जी ऑफ लाइट पासिंग थ्रू, मुझे बताए कि भैया अगर इंटेंसिटी जा रही है और मान लिया ये कुछ है i, ठीक, अगर क्रॉस कर रही है कोई एक्सिस का एंगल थीटा है तो मुझे पता है कि वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा i cos² थीटा, है ना। ये मेरे पास इंटेंसिटी है। अगर मुझे क्या निकालनी है, एनर्जी, तो भैया एनर्जी क्या होती है, एनर्जी होता है इंटेंसिटी इंटू एरिया इंटू टाइम, ठीक बात। अगर ऐसे एंगल वेरिएबल है तो मैं किसी छोटे से टाइम इंटरवल पे निकालूंगा, तभी तो मैं सबको जोड़ जोड़ के आंसर निकालूंगा। तो दिस विल बी dt एंड दिस विल बी d। चलो भैया i कितना, i इज जो भी मेरे पास है वो cos² थीटा, चलिए इंटू एरिया इंटू dt, आओ सॉल्व करें। i कितना है, i है 3.3, है ना, या फिर वैल्यूज बाद में रखूंगा। i इंटू a, मुझे करना है cos² थीटा, थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा ω t इंटू dt का इंटीग्रेशन। बोल भाई इंटीग्रेशन क्यों, क्योंकि मुझे तो टोटल एनर्जी निकालनी है ना, तो यहाँ पर मैं डी का भी इंटीग्रेशन करूंगा, मेरे पास टोटल एनर्जी आ जाएगी। अच्छा कब तक निकालनी है, पर रिवॉल्यूशन की बात कर रहा है वो, तो पर रिवॉल्यूशन यानी कि 0 से कैपिटल टी टाइम तक, टी टाइम मतलब 2π/ω तक, है ना भैया। बोलो हो रहा है क्या। अब क्या करूं मैं, अब मुझे पता है कि भैया ये तो हो जाएगा i इंटू ए, फिर cos² का इंटीग्रेशन जो होता है वो 1/2 हो जाता है और dt का मेरे पास आ जाएगा t, ये मेरे पास आ रहा है। क्या किया जाए, i की वैल्यू रखी जाए, i की वैल्यू कितनी 3.3 इंटू एरिया की वैल्यू रखी जाए, एरिया कितना दिया मुझे, वो दिया हुआ 3 इंटू 10⁻⁴ इंटू 1/2 इंटू टी कितना रखा जाए 2π/ω, ओमेगा कितना भैया, ओमेगा मुझे दिया हुआ है इसके रोटेशन की जो स्पीड है ओमेगा, है ना एक्सिस से, वो मुझे दी हुई है 31.4 को मैं लिख सकता हूँ कितना 10π,
तो ये यहां लिख देता हूं मैं 2 पाई बाई ओमेगा यानी कि 10 पाई, 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो मेरे पास आ रहा है भैया 3.3 इंटू 3, ये 9.9 इंटू 10 टू द पावर -5 आ रहा है, और 9.9 कितना, लगभग 10 के आसपास, तो दिस 10 इंटू 10 टू द पावर -5 यानी कि लगभग 10 टू द पावर -4 है ना। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन आ रहा है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओहो काफी अच्छा क्वेश्चन। देखो मुझे ये तो पता है और आपने रटके भी बैठे होंगे कि जो YDC एक्सपेरिमेंट हुआ था उसमें जो फ्रिंजेस आई थी उसका शेप या तो हाइपरबोलिक रहता है इस तरह से, या फिर ऐसे प्लेन स्लिट्स रहती हैं, प्लेन ब्राइट फ्रिंजेस दिखती मुझे। लेकिन यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस है, क्या है कि नॉर्मली स्क्रीन होती है यहाँ पर, ऐसी तो होता है, सोर्स यहाँ पर, स्क्रीन यहाँ पर, ऐसी लाइट बनती है ऐसी, लेकिन यहाँ पर जो स्क्रीन है वो स्क्रीन दोनों सोर्सेस की ऐसी लाइन के परपेंडिकुलर है। तो क्या किया जाए भैया, मान लिया कि इस जगह पर तो जो डिफरेंस आएगा वो डी के बराबर हो जाएगा, यहाँ पर जो डेल्टा एक्स आएगा वो आ जाएगा डी के बराबर। थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो कहीं पर तो कंस्ट्रक्टिव मिलेगा ना, यस मान लिया यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव मिला, और ये कंस्ट्रक्टिव कैसे मिलेगा, इस पूरे सर्कल में मिलेगा। जरा सोचो, क्योंकि इस पूरे सर्कल में जितने पॉइंट्स होंगे इसको सेंटर मान के वो सारे के सारे बराबर दूरी पर होंगे, तो अगर एक जगह पर वो आ गया मेरे पास कंस्ट्रक्टिव तो सब जगह पर आएगा। दैट मींस अगर मुझसे बोला जाएगा कि जो फ्रिंजेस हैं वो कैसी बनेगी, तो वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेगी, एक ही सेंटर को मिलाते हुए बनेगी, अगली फिर बन जाएगी थोड़ी सी दूर पर, है ना। तो ये मेरे पास बेसिक कॉन्सेप्ट आएगा इसका। लेकिन अगर यहां पर स्क्रीन होती है ऐसी नीचे या ऊपर तो फिर मैं स्ट्रेट लाइन बोल सकता था, क्योंकि अगर बेंड नहीं होती, स्लिट्स होती, लीनियर स्लिट्स होती तो स्ट्रेट लाइन बोलने संभावना थी, वरना हाइपरबोलिक बोलूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा भैया, YDC है, एक्सपेरिमेंट में वेवलेंथ लैम्डा ली हुई है, फ्रिंज पैटर्न्स दिए हैं स्क्रीन पर और फ्रिंज विड्थ बीटा दी है, बहुत बढ़िया। व्हेन टू थिन ट्रांसपेरेंट ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू और थिकनेस है T1 और T2, चलिए दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, तो उस केस में फ्रिंज पैटर्न कितना शिफ्ट होगा ये मुझे निकालना है। आओ भैया जरा देखते हैं कि जब भी YDC में मैंने सोर्सेस लिए, ठीक, और उन सोर्सेस में यहाँ पर S1 सोर्स, यहाँ पर S2 सोर्स, और अगर आगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ऐसे मीडियम लगा दिया मैंने इस तरह से, थिकनेस T1 है और T2 है, चलिए तो क्या होगा, तो इसमें डेल्टा एक्स आ जाता है, कितना, वो आ जाता है T टाइम्स ऑफ म्यू -1, तो इसका जगह T1 टाइम्स ऑफ, एंड इस स्लिट की वजह से आ जाएगा मेरे पास T2 टाइम्स ऑफ म्यू -1। से क्यों आया, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आने की वजह से वहां पर स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कम हो जाएगी, और अगर स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी तो क्या होगा, तो वहां पर जो लाइट है वो कंपैरेटिवली वैक्यूम के मुकाबले थोड़ा कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, इसलिए उसमें कुछ ना कुछ पार्ट डिफरेंस आने की संभावना है। तो अब अगर मुझे निकालने की कितना शिफ्ट हुआ, तो बेटा देखो पहले तो सेंट्रल मैक्सिमा जो आता था वो यहां आता था, अब मैंने बोला कि मान लिया जैसे T1 इज ग्रेटर देन T2 तो ये कम चलेगी, इसका मतलब कम चलेगी तो कुछ यहां पर मुझे सेंट्रल मैक्सिमा दिखेगा, है ना भैया। इस केस में मैं क्या बोलूंगा कि इस केस में ये जो शिफ्ट होगा ये कितना होगा मुझे निकालना है। अब कैसे किया जाए, ऐसे किया जाए कि जो डेल्टा एक्स नेट आया है दोनों का मिला के वो कितना है, वो आया है इसकी वजह से T1 टाइम्स ऑफ म्यू -1 माइनस T2 टाइम्स ऑफ म्यू -1, और माइनस में इसका जो पार्ट डिफरेंस आता है नॉर्मल ज्योमेट्रिकल, ये तो अभी लिखा हमने ऑप्टिकल लिखा है, ज्योमेट्रिकल कितना आएगा कि अगर ये एंगल कुछ थीटा है या ये डिस्टेंस y है तो मैं लिख दूंगा कि -dy/d, यही तो आता है d sin थीटा, sin थीटा को मैंने tan थीटा लिखा और tan थीटा को मैंने लिख दिया y/D। तो अगर डेल्टा x 0 करेंगे तभी तो मेरे पास सेंट्रल मैक्सिमा आएगा, और डेल्टा x 0 करने पर मुझे क्या मिला, मुझे मिला कि भैया देखो म्यू -1 कॉमन यानी कि T1 - T2 इंटू म्यू -1 इक्वल्स टू क्या आया dy/d, और मुझे दिया क्या है, मुझे दिया है बीटा इज फ्रिंज विड्थ, बीटा कितना होता है, बीटा होता है लैम्डा d/d। तो एक काम करो ना, कैपिटल d/d की जगह पर रख दो या स्मॉल d/d की जगह रख दो λ/बीटा, है ना। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना भैया कितना शिफ्ट होगा, मुझे y निकालना है, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, y की वैल्यू आ रही है कैपिटल D बाई स्मॉल d इंटू T1 - T2 इंटू म्यू -1, और ये कैपिटल D अपॉन स्मॉल d है कितना, कैपिटल D अपॉन स्मॉल d यहां पर दिख रहा है मुझे बीटा बाय लैम्डा, तो ये आ जाएगा बीटा बाय लैम्डा टाइम्स ऑफ T1 - T2 इंटू म्यू माइनस, है ना। कौन सा, कहां है, किधर है किधर किधर है, ये देखो पहला ऑप्शन दिख रहा है शायद, नहीं पहला नहीं दिख रहा, ये सी ऑप्शन दिख रहा है, बीटा बाय लैम्डा T1 - T2 म्यू -1, है ना। अच्छा क्वेश्चन था, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या बोल रहा है मुझे, ये मुझे बोल रहा है कि भैया YDC तो है और यहाँ पर व्हाट शुड बी द स्लिट सेपरेशन D इन टर्म्स ऑफ लैम्डा सच दैट द फर्स्ट मिनिमा अकर्स डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द स्लिट्स। यहाँ पर मुझे पहला मिनिमा चाहिए, यानी कि यहाँ पर मुझे डेल्टा एक्स की वैल्यू चाहिए λ/2, मुझे पता है मैक्सिमा कहाँ होते हैं, n लैम्डा पर, मिनिमा कहाँ होते हैं 2n + λ/2 पर, तो पहला मिनिमा λ/2 पर आएगा। अब शानदार चीज क्या है, 2D है मेरे पास कैपिटल D की वैल्यू,
स्मॉल डी तो डी ही है। तो भैया ये YDSC में वो केस नहीं है जहां पर कैपिटल डी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल डी, यानी कि यहाँ पर मुझे बेसिक से जाना पड़ेगा। मुझे बोलना पड़ेगा क्या, मुझे बोलना पड़ेगा ये कि S1 से दूरी ये वाली कितनी 2D और S2 से ये वाली दूरी कितनी 2D और D का रिजल्टेंट यानी कि 2D का स्क्वायर 4D स्क्वायर और D √5D। हाँ ना बोल। इसका मतलब डेल्टा एक्स कितना आ गया भाई, डेल्टा एक्स मेरे पास आ गया ये माइनस ये। भाई डेल्टा एक्स क्या होता है, डेल्टा एक्स होता है S2P माइनस S1P, भाई दोनों सोर्सेस से दूरी का डिफरेंस। तो ये मेरे पास कितना आ गया, ये मेरे पास आ गया √5 माइनस 2 टाइम्स ऑफ D, जो कि कितनी होनी चाहिए λ/2। मुझे क्या चाहिए भाई, मुझे चाहिए कितना, मुझे क्या चाहिए बताओ ना, व्हाट शुड बी द स्लिट सेपरेशन, D चाहिए। तो D की वैल्यू कितनी, D आ गया λ/2 टाइम्स ऑफ √5 माइनस, अरे नहीं आया, क्यों नहीं आया, बिल्कुल आया। कौन सा ऑप्शन है जल्दी बताओ, किधर है, ये आ रहा है, देखो ये ऑप्शन है ना, टिक करेंगे आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला सवाल। भैया YDSC है, एक्सपेरिमेंट में 15 फ्रिंजेस ऑब्जर्व कर रहे हैं किसी स्मॉल पोर्शन ऑफ स्क्रीन पर। अगले केस में अगर 10 फ्रिंजेस ही ऑब्जर्व हो रही है तो उसकी लेमडा कितनी होगी ये निकाल दो। आओ जरा देखें, सोचे जरा क्या हो रहा है। भैया मान लिया ऐसे स्क्रीन पर यहां से यहां तक में 15 फ्रिंजेस यानी कि 15 भी इसकी लेंथ होगी, 15 बीटा। अगले केस में उसी स्क्रीन पर उसी लेंथ में फ्रिंजेस कितनी है 10 है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी लेंथ होगी 10 बीटा। लेकिन यहां पर बीटा 1 यहां पर बीटा 2। अच्छा लेंथ बराबर है क्या, दोनों जगह पर लेंथ तो बराबर है, उसी पोर्शन की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब 15 बीटा 1 विल बी इक्वल्स टू 10 बीटा 2। बीटा क्या होता है, बीटा होता है लैम्डा डी बाई डी, जहां पर लैम्डा ही तो चेंज कर रहे हो, डी बाई डी तो सेम है, इक्वल्स टू 10 टाइम्स ऑफ λ2 डी बाई डी। हाँ जी, λ1 कितना, λ1 दिया हुआ है मुझे 500 नैनोमीटर और λ2 मुझे निकालना है। चल भाई आजा, देख 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 15 बाई 10 टाइम्स ऑफ λ1 कितना है 500 नैनोमीटर, 500 नैनोमीटर। 0 से 0 गया, कितना गया बेटा 750 नैनोमीटर जैसा कुछ कुछ दिख रहा है, देखो जरा, है ना, ऑप्शन है क्या, नहीं है, वैल्यू है, तो ये आ गया 750 नैनोमीटर में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ओहो, वेव ऑप्टिक्स में सबसे प्यारा क्वेश्चन। भाई वेव ऑप्टिक्स में अगर बेसिक सोर्सेज दे दिए तब तो कर लेंगे, लेकिन जब मुझे वेव ऑप्टिक्स में ये दे दिया कि भैया कोई सोर्स है और वो खुद का ही अपना फेज डिफरेंस या पाथ डिफरेंस लेके बैठा है, तो कैसे करूंगा, जरा ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन आप में बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स को उजागर करेगा। आओ जरा देखते हैं। भाई इन द फिगर बिलो P and Q आर इक्वली इंटेंस कोहेरेंट सोर्सेज, जिसमें रेडिएशंस जो है वो एमिट हो रही है, वेवलेंथ है 20 मीटर की। तो यहां पर पहली चीज मुझे दी हुई है कितनी, लैम्डा दिया हुआ है मुझे 20 मीटर, फिर सेपरेशन जो है वो 5 मीटर है, इनका सेपरेशन कितना है 5 मीटर। 5 मीटर यानी कितना होता है भाई λ/4 है जो 5 मीटर होगा, है ना। तो ये जो सेपरेशन है कितना है λ/4। फिर क्या दिया हुआ है, फिर मुझे बोला गया कि भैया P इज अहेड ऑफ Q बाय 90 डिग्री, P का फेस Q से 90 डिग्री आगे है। ध्यान से सुनना ध्यान से सुनना, अगर वेव ऐसी है तो क्या होगा भैया, ये अगर वेव ऐसी जा रही है कहीं पे, तो ये जो आगे वाला पॉइंट है, आगे वाला पॉइंट क्या होगा, इसका फेज होगा मेरे पास ω-t माइनस kx, जबकि सोर्स का फेज क्या था ω-t, है ना। तो इसका मतलब आगे वाले पॉइंट का फेज कम है लेकिन डिस्टेंस ज्यादा चली हुई है, तो इसका मतलब जिसका फेज ज्यादा उसकी डिस्टेंस कम, और जिसका फेज कम उसकी डिस्टेंस चली हुई ज्यादा, तो इसका फेज ज्यादा है ना, अहेड है ना, इसका मतलब इसमें पाथ कम चला होगा। कितना कम चला होगा भाई, 90 डिग्री में कितना होता है जरा बताओ, टोटल 360 डिग्री में लैम्डा, तो इसका मतलब 90 डिग्री में λ/4। ओहो, P कामचोर है, P λ/4 कम चला है, किससे, Q से। ओ भाई साहब क्या बोलना चाह रहे हो, जरा देखो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर P यहां पर है और Q यहां पर है ना, तो क्या होगा, तो ये होगा कि P का पाथ जो भी लो उसमें λ/4 माइनस कर देना, क्योंकि जो P दिखा रहा है ना उससे भी λ/4 कम उसकी वास्तविक वैल्यू है। ओ भाई साहब गज्जब। अब क्या किया जाए, आओ जरा देखो, ये किया जाए कि भैया बी पॉइंट पर बेसिक सा कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं मैं, P λ/4 कम क्यों, इसलिए क्योंकि जिसका फेज ज्यादा उसका पाथ कम चला हुआ, तो P का पाथ λ/4 कम होगा। अब क्या किया जाए, देख भाई ध्यान से देखना, मजे आ जाएंगे। ये पॉइंट इधर, और बता भाई ये पॉइंट इधर, नाम बताओ इनके, क्या नाम लिए जाए, अरे A और C दे दो, और क्या, अपने घर के बच्चे हैं, एक A एक C। फिर क्या किया जाए, फिर देखा जाए, क्या देखा जाए भैया, ये देखा जाए कि P और Q में डिफरेंस कितना है, P और Q में बीच की दूरी ही कितनी है λ/4। अब आते हैं अलग अलग जगह पर और अब आएंगे मजे। आओ जरा देखो, मैंने बोला Q से दूरी कुछ
P से दूरी कुछ प्लस लैम्डा बाय 4, तो P से दूरी लैम्डा बाय 4 ज्यादा है, लेकिन P तो खुद माइनस लैम्डा बाय 4 करने बैठा है, यानी कि P से दूरी लैम्डा बाय 4 ज्यादा, माइनस लैम्डा बाय 4 जीरो, Q से भी जीरो, P से भी जीरो। इसका मतलब क्योंकि P को तो Q के बराबर आने के लिए लैम्डा बाय 4 चलना पड़ रहा था, तो जब P वाली वेव Q के पास आएंगी तो इसका मतलब P और Q दोनों वेव सेम फेज पर शुरू करेंगी, यहां पर पहुंचने पर भी सेम फेज पर होंगी, यानी कि यहां पर डेल्टा फाई जीरो है और इसका मतलब डेल्टा एक्स भी जीरो है, और जहां पर डेल्टा एक्स जीरो होता है वहां पर इंटेंसिटी कितनी होती है, आई नॉट और आई नॉट से हो जाती है 4 आई नॉट, है ना भैया। तो यहां पर आ रही है इंटेंसिटी 4 आई नॉट। अब जरा देखो यहाँ पे, इधर आ जाओ, ऊपर आने में Q से चला कुछ, P से चला कुछ, दोनों बराबर चले, लेकिन P ने छुपा कर रखा था लैम्डा बाय 4 नेगेटिव में, तो इसका मतलब डेल्टा एक्स जो आ रहा है वो लैम्डा बाय 4 आ रहा है यहाँ पर, और अगर डेल्टा एक्स लैम्डा बाय 4 आ रहा है बेटा, तो जरा बता इंटेंसिटी कैसे निकालेगा। अभी निकालता हूं, देख जरा ध्यान से। डेल्टा एक्स लैम्डा बाय 4 यानी कि जब फॉर कौन सा पॉइंट, बी, चलिए फॉर बी पॉइंट देख लेता हूं मैं। फॉर बी अगर डेल्टा एक्स लैम्डा बाय 4 है बढ़िया, तो जल्दी से बताओ डेल्टा फाई कितना, मुझे पता है डेल्टा फाई होता है 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स, लैम्डा से लैम्डा गया, पाई बाय 2 आया। इसका मतलब जब मैं इंटेंसिटी निकालूंगा तो वो हो जाती कितनी, I1 I2 2 रूट I1 I2 और cos डेल्टा फाई, और मुझे पता है cos 90 कितना होता है, जीरो, तो ये कितना आ गया, ये आ गया मेरे पास 2 I नॉट। बोल भाई, और अगर 2 I नॉट आ गया तो इसका मतलब यहाँ पर इंटेंसिटी जो आ रही है वो कितनी आ रही है, 2 I नॉट, यानी कि मैक्सिमम से आधी। अब यहां आ जाओ, पॉइंट सी, काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। पॉइंट सी क्या बोल रहा है कि भैया Q से कुछ दूरी पर हूं, कितनी दूरी पर हूं, लैम्डा बाय 4, और P से माइनस लैम्डा बाय 4 ऑलरेडी आ चुका है यहाँ पे एक्स्ट्रा, तो जो डिफरेंस था वो लैम्डा बाय 4 और P की वजह से लैम्डा बाय 4 और ज्यादा, यानी कि जो डेल्टा एक्स आ रहा है यहाँ पर वो लैम्डा बाय 4 और लैम्डा बाय 4 यानी कि कितना, लैम्डा बाय 2। भैया लैम्डा बाय 2 यानी कि एंगल 180 डिग्री, और जब भी लैम्डा बाय 2 की डिफरेंस आएगी तो मुझे पता है भैया मिनिमा है, इंटेंसिटी हो जाएगी जीरो। तो मुझे क्या बोला है, मुझे बोला गया कि इन तीनों पॉइंट्स पर ए, बी और सी पर इंटेंसिटी का रेशो। आओ जरा, क्या आ रहा है मेरे पास, ए पर आ रही इंटेंसिटी 4 आई नॉट, बी पर आ रही 2 आई नॉट और सी पर आ रही जीरो, यानी कि ए की इंटेंसिटी ऑफ ए रेशो इंटेंसिटी ऑफ बी रेशो इंटेंसिटी ऑफ सी, ये मेरे पास आ रहा है 4:2:0, या फिर जिसको मैं बोल सकता हूं 2:1 रे। ओ भाई साहब, कौन सा ऑप्शन, 210, ओहो बी ऑप्शन आ रहा है ना, शानदार क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ओहो, ये क्या बोलना चाह रहा है भैया, ये बोलना चाह रहा है कि जब ये डिस्टेंस 1.5 और ये डिस्टेंस 2 मीटर है, तो मुझे देखा गया कि इंटेंसिटी इज मिनिमम एट 2 मीटर पॉइंट, यहां पर इंटेंसिटी मिनिमम है ना, यहां पर जरा ध्यान से देखना, इंटेंसिटी मिनिमम बोल रहा है, और अगर मैं डिस्टेंस निकालू, देखो 2 3/2, दिस इज 3/2, तो ये कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 3 4 5 होता है, तो 3/2 4/2 और 5/2 यहाँ पे आ गया, तो इसका मतलब ये आ गया 2.5, ये आ गया 2.5। इसका मतलब डेल्टा एक्स जो आ रहा है यहाँ पर बेटा वो आ रहा है 0.5, है ना, और यहाँ पर मिनिमा है। अब लैम्डा 1 मीटर है, हाँ मिनिमा होगा फिर तो, क्यों, क्योंकि ये लैम्डा बाय 2 है ना भैया। अब जब ऊपर घुमा मैं तो डिस्टेंस ये वाली बढ़ी, बढ़ते बढ़ते मुझे बोला गया कि भैया मैक्सिमम इंटेंसिटी जब ऑब्जर्व होगी तो डी डिस्टेंस कितनी है, जरा बताओ। अगर लैम्डा बाय 2 पार्ट डिफरेंस है तो मैक्सिमम कब आएगी, जब अगला पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा, लैम्डा, यानी कि यहां पर डेल्टा एक्स होना चाहिए कितना, लैम्डा। तो अगर ये 2 मीटर है तो ये कितना ज्यादा होना चाहिए, ये 1 मीटर लैम्डा के बराबर ज्यादा होना चाहिए, यानी कि 2 + 1 कितना, 3 मीटर। तो इसका मतलब ये जो दूरी आ रही है ये कितनी आ रही है, ये दूरी आ रही है मेरे पास 3 मीटर। कहां पर है, यस 3 मीटर हो पा रहा है क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्या बोल रहा भैया, इन YDSC when light of wavelength 400 nanometer is used, dark fringe is observed at P. If capital D is 0.2 meter, the minimum distance between the slits S1 and S2 is। भैया ये S1 है, ये S2 है, तो ये तो सीधी आ रही है, ये कुछ एक्स्ट्रा चल के आ रही है। अगर मैं पार्ट डिफरेंस निकालूंगा तो डेल्टा एक्स कितना आ जाएगा, डेल्टा एक्स आ जाएगा मेरा, इनका डिफरेंस निकालो और 2 टाइम्स कर दो, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ रूट ओवर कैपिटल डी स्क्वायर प्लस स्मॉल डी स्क्वायर माइनस कैपिटल डी, ये आ रहा है मेरे पास पार्ट डिफरेंस। फिर क्या बोला गया, मुझे मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है फॉर डार्क फ्रिंज। भैया बिना सोचे लैम्डा बाय 2 के इक्वेट कर दो, क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस तब आएगी जब मिनिमम पार्ट डिफरेंस पर मिनिमा आ जाएगा लैम्डा बाय 2 पर। अब क्या किया जाए, सॉल्व किया जाए, कैसे किया जाए, 2 नीचे लाया जाए, लैम्डा बाय 4 हो जाएगा, प्लस डी उधर लाया जाए और स्क्वायर कर दिया जाए, तो मेरे पास आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस स्मॉल डी स्क्वायर, है ना, इक्वल्स टू लैम्डा बाय 4 और साथ में प्लस कैपिटल डी, तो कैपिटल डी प्लस लैम्डा बाय 4 का स्क्वायर। अब यह देखो जरा क्या आ रहा है, ये आ रहा है डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, है ना, इधर क्या आ रहा है,
इधर आ रहा है डी स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर बाय 4 प्लस 2d लैम्डा बाय 4। तो एक काम करो ना, 2d लैम्डा बाय 4 को 2 से 4 काटो और लिख दो d लैम्डा बाय 2। नहीं आया, 2 से मल्टीप्लाई 4 गया d लैम्डा बाय 2। अब क्या किया जाए, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर तुरंत काटा जाए। निकालना क्या है मुझे निकालना है स्मॉल डी की वैल्यू। अगर मुझे स्मॉल डी की वैल्यू निकालनी तो यहां से आ रही है, देखो जरा। तो मेरे पास इस एक्सप्रेशन को मैं अगले पेज पर लेके आ रहा हूं। डी स्क्वायर की वैल्यू आ रही है मेरे पास में कितनी, डी स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास में आ रही है लैम्डा स्क्वायर बाय 4 प्लस डी लैम्डा बाय 2। लैम्डा स्क्वायर बाय 4 प्लस डी लैम्डा बाय 2। देख भाई, लैम्डा स्क्वायर बाय 4, लैम्डा कितना दिया हुआ है 400 नैनोमीटर, तो ये तो आ गया मेरे पास 400 इंटू 10 टू द पावर -9 बाय 2 बाय 4 का स्क्वायर प्लस डी लैम्डा बाय 2। डी लैम्डा बाय 2 कितना है, कैपिटल डी की वैल्यू दी है क्या मुझे, कैपिटल डी की वैल्यू दी है 0.2 मीटर। तो 0.2 इंटू लैम्डा जो कि आया मेरे पास 400 इंटू 10 टू द पावर -9 बाय 2। अब देखो बेटा, इसके सामने ये तो बहुत छोटा है, तुच्छ है, नियरली टेंडिंग टू 0। तो ये 0 तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि भाई साहब डी स्क्वायर इज नियरली इसके बराबर। ये कितना है, देखो ये आ रहा है 0.1, तो 10 टू द पावर -10, यानी कि मेरे पास आ गया 400 इंटू 10 टू द पावर -10। तो डी की वैल्यू कितनी आ रही है, डी की वैल्यू आ रही है 20 इंटू 10 टू द पावर -5, यानी कि 2 इंटू 10 टू द पावर -4। 2 इंटू 10 टू द पावर -4, अगर ये 2 इंटू 10 टू द पावर -4 लिखूंगा मैं मीटर में, तो जो कि हो जाएगा मेरे पास 0.2 मिलीमीटर आ रहा है। 0.2 मिलीमीटर कौन सा, ए ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है हमें, अ बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ टू वेवलेंथ्स 7000 एंड 5500 इज यूज्ड टू ऑब्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न इन YDSC। द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स इज 2.5, डिस्टेंस ऑफ द प्लेन ऑफ स्लिट इन स्क्रीन इज 150 सेंटीमीटर, द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल फ्रिंज व्हेन द ब्राइट फ्रिंजेस ड्यू टू बोथ द वेवलेंथ कोइंसाइड्स। देखो भैया क्या बोलना चाह रहा है ये, पहली चीज तो एक चीज ये क्लियर करते हैं कि ये पॉलीक्रोमेटिक लाइट का केस है। पॉलीक्रोमेटिक लाइट में क्या होता है, बेसिक समझना कि जब लाइट डिफरेंट दो वेवलेंथ्स की अगर आती है साथ में, लैम्डा 1 और लैम्डा 2 के साथ में अगर आती है, तो स्क्रीन पर बीचों बीच तो सेंट्रल मैक्सिमा बनना तय है दोनों की वजह से। लेकिन होता क्या है कि जो पहला सेंट्रल मैक्सिमा, पहला जो मैक्सिमा बनता है वो y1 बनता है बीटा 1 की वजह से, और y2 आता है बीटा 2 की वजह से। पहला मैक्सिमा पहले वाले वेवलेंथ की वजह से बीटा 1 पर आएगा, दूसरे वाले की वजह से बीटा 2 पर आएगा। तो दोनों का कंबाइंड सेंट्रल मैक्सिमा कहां पर आएगा, जहां पर बीटा 1 और बीटा 2 वापस साथ में आ जाए, यानी कि जहां पर कुछ n टाइम्स ऑफ बीटा 1 और कुछ m टाइम्स ऑफ बीटा 2 एक जगह पर आ जाए, वहां पर सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं बोलना चाह रहा हूं कि देखो भैया, निकालो बीटा 1, बीटा 1 कितना आ रहा है, वो आ जाएगा लैम्डा 1 डी बाई डी। निकालो बीटा 2, बीटा 2 कितना आ रहा है, लैम्डा 2 डी बाई डी। अब जरा देखना होगा क्या, बीटा 1 बीटा 1 बीटा 1 बीटा 1 इतनी दूरी पर पहले वाले का मैक्सिमा आएगा, बीटा 2 बीटा 2 बीटा 2 इतनी दूरी पर दूसरे वाले का मैक्सिमा आएगा, और दोनों मिल जाएंगे तो क्या होगा बेटा, उसको तो एलसीएम बोलते ना, जहां पर कॉमन फैक्टर हो दोनों का। तो इसका मतलब मुझे बीटा 1 और बीटा 2 का एलसीएम निकालना है पूरे क्वेश्चन में। अब क्या किया जाए भाई, बीटा 1 और बीटा 2 का एलसीएम में मुझे लैम्डा 1 लैम्डा 2 का एलसीएम निकाल दो, डी और डी तो वैसे मल्टीप्लाई करना है मुझे। तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 का एलसीएम कौन कौन है, लैम्डा 1 और लैम्डा 2 7000 और 5500, यानी कि मुझे 7000 एंड 5500 का एलसीएम निकालना है। क्या करो भैया, एक काम करता हूं, पहले तो इसे 100 को हटाता हूं, है ना, ये तो दोनों में ही है, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या करें, अब 5 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर 11 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, फिर तो 14 बचेगा और 11 बचेगा, और कोई तो बचेगा ही नहीं। तो कितना आ रहा है ये आ रहा है बेटा 14 इंटू 5 इंटू 11 कितना, 14 इंटू 5 देखो कितना हो रहा है 70 इंटू 11 770 आ रहा है। तो इसका मतलब लैम्डा का एलसीएम आ रहा है 770, तो मेरे पास एलसीएम जो आ रहा है वो आ रहा है 770 इंटू 100 इंटू कैपिटल डी। कैपिटल डी कितना, कैपिटल डी मेरे पास में 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर यानी कि 150 इंटू 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। स्मॉल डी कितना है, स्मॉल डी की वैल्यू मेरे पास है 2.5 मिलीमीटर, 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3। कैसा आ जाएगा, क्या आ जाएगा जरा देखो, ये मेरे पास आंसर की ओर बढ़ रहा हूं मैं। तो मुझे दिख रहा है बेटा -3 यहां पर है, 0 0 0 0 10 टू द पावर 4, तो इन चारों को हटा के मैं लिख सकता हूं 10 टू द पावर 4, यानी कि मेरे पास आया 77 इंटू 15 बाय, देखो इसको 25 लिख रहा हूं, तो ये आ जाएगा 10 टू द पावर -4, है ना। और यहां पर मेरे पास आ रहा है 10 टू द पावर 4 इंटू 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर 4 इंटू 10 टू द पावर -2। तो बेटा ये 8 में से 2 गए तो 6, 10 टू द पावर 6 यहां पर आ रहा है ना, सही ना, कोई गलती तो नहीं है।
0 0 0 0 10⁴ यहाँ पर। अच्छा एक सेकंड और रुक जाओ, क्या आप करा रहे हैं मुझसे? अरे नैनोमीटर है ना, वो ऊपर एंगस्ट्रॉम है, तो 10⁻10 भी तो आएगा। समझ आया? कहां से आया? ये वेवलेंथ से आया। तो 10⁻10 बहुत सारी पावर हो गई 10 की, देख लो कुछ गड़बड़ तो नहीं है। 150 सेंटीमीटर लिख लिया, मिलीमीटर लिख लिया, एंगस्ट्रॉम लिख लिया। अब -10 और 2 -8, ठीक। 4 ऊपर जाके +8, तो -12 और +8, बेटा -4 बचेगा ऊपर। यानी कि मेरे पास जो आ रहा है, इसको अगले पेज पे ले आऊं, मेरे पास जो आ रहा है वो आ रहा है 77 × 15, 77 × 15 डिवाइडेड बाय 25 और मल्टीप्लाइड बाय 10⁻, कितना भैया -4 आ रहा था मेरे पास में, लास्ट टाइम तो यही आ रहा था -4। अब 5 से डिवाइड किया 3 बार, 5 से डिवाइड किया 5 बार, 77 × 3 एक 231 बाय 5 इंटू 10⁻⁻4। देखो जरा कितना आ रहा है, ये आ रहा है 4 है ना, आ जाएगा नीचे 3 6 और 2 46.2 आ रहा है इंटू 10⁻⁻4। मुझे निकाला -5 में ना, तो ये आ रहा है बेटा 462 इंटू 10⁻5। देखो मिलता जुलता आंसर कुछ आ रहा है क्या? एग्जैक्ट आ रहा है मिलता जुलता, क्या देखो 462 है ना। तो पॉलीक्रोमेटिक लाइट में जब भी आपको ये पूछे कि कहां पर दोनों का मैक्सिमम फिर से आ जाए या तीनों का मैक्सिमम फिर से आ जाए, तो कुल मिला के बीटा निकालो और उसका एलसीएम ले दो, आंसर खत्म। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? वाईडीएससी स्लिट एक्सपेरिमेंट है, स्लिट्स आर प्लेस्ड 0.320 मिलीमीटर अपार्ट, लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा दिया हुआ है मुझे और टोटल नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस निकालना है जो एंगुलर रेंज 30 से -30 के बीच में। बेटा देख, बेसिक कॉन्सेप्ट पर जाएंगे, आंसर निकालेंगे कैसे कि मुझे यहां से 30 और -30, ये 30 डिग्री और ये -30 डिग्री, इन दोनों के लिए टोटल फ्रिंजेस निकालनी है। तो मैंने बोला कि भैया यहां पर ऊपर देखो, यहां तो डेल्टा एक्स 0 है, यहां पर डेल्टा एक्स कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा d sin थीटा। सर dy/d होता है ना? अरे भैया वो तो अप्रोक्सीमेशन है, d sin थीटा तो तब आया था ना जब मेरे पास पहला अप्रोक्सीमेशन मैंने यूज किया था स्टार्टिंग में, तो y की वैल्यू ज्यादा है तो d sin थीटा यूज करूंगा मैं। इस d sin थीटा में d/2 मेरे पास आने की संभावना है, देखो थीटा 30, तो d/2 कितना हो जाएगा? स्मॉल डी मुझे दिया है 0.320 मिलीमीटर पार्ट, यानी कि ये आ जाएगा 0.16 मिलीमीटर। नहीं आया? क्यों नहीं आया? बिल्कुल आया। अब अगर ये 0.16 मिलीमीटर है बेटा, तो उतना ही नीचे भी आएगा। अच्छा मुझे पता है कि जो मैक्सिमा आएंगे वो कब तक आएंगे? जब तक n लैम्डा होता जाएगा। तो मैंने बोला कि मान लिया यहाँ पर कुछ मैक्सिमा आया था, तो जो n लैम्डा आया होगा दैट शुड बी लेस देन 0.16, उसके बाद तो अगले आएगा, तो इसका मतलब n शुड बी लेस देन 0.16 मिलीमीटर, यानी कि 10⁻³ है ना, बाय लैम्डा। लैम्डा दिया हुआ मुझे 500 नैनोमीटर, 500 10⁻⁻9। देख भाई 2 0 खत्म, -7, ऐसे ना करो भैया पाप हो जाएगा, देख लो आराम से करके देख लो। तो यहां हो जाएगा 16 और यहां हो जाएगा 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10⁻⁻7। तो ये कितना? ये आ रहा है मेरे पास, ऊपर गया 100 आ गया, 16 इंटू 100/5। अच्छा आंसर आ रहा है। तो 5 से 2 बार 0, यानी कि ये कितना आ गया? 320। तो बेटा ऊपर 320, नीचे भी 320 और बीच में एक 320, 320 और बीच में एक। समझ में आ रहा है एक क्यों लिया? क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर 320 तक जा रहा है मैक्सिमा, नीचे 320, बीच में एक, तो बेटा 640 + 1 640 बना रहा है ना। अच्छा क्वेश्चन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या आएगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल इंटरफेरेंस मैक्सिमा फॉर स्लिट सेपरेशन इक्वल टू 1.8 लैम्डा, द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इज लैम्डा। हमें निकालना है, क्या निकालना है कि नंबर ऑफ मैक्सिमस कितने आएंगे। ओके अभी तो देखा हमने कि भैया यहां पर और यहां पर अगर दो सोर्सेज हैं S1 और S2, और अगर दोनों के बीच की दूरी कितनी है, कितनी है 1.8 लैम्डा, तो स्क्रीन पर मैक्सिमम डेल्टा एक्स कितना आ सकता है? डेल्टा एक्स, अरे जे का हो गया, डेल्टा एक्स मैक्सिमम जो आ सकता है वो आ सकता है 1.8 लैम्डा। तो इसका मतलब बीचों बीच मुझे मिलेगा डेल्टा एक्स 0 मैक्सिमा, इसके बाद ऊपर मुझे मिलेगा डेल्टा एक्स इक्वल्स टू लैम्डा पहला वाला, इसके बाद नीचे मिलेगा मुझे डेल्टा एक्स इक्वल्स टू माइनस लैम्डा, है ना, मतलब मैग्नीट्यूड तो लैम्डा ही आएगा उसका भी। तो इसका मतलब एक ऊपर एक नीचे एक बीच में, और उसके बाद तो 1.8 से ऊपर आ जाएगा, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब 3 मिल रहे हैं मुझे मैक्सिमा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है भैया? पोलराइजर एनालाइजर सेट है, एडजस्ट कर रहे हैं सच दैट इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इज जस्ट 10%। तो इसका मतलब शुरुआत में कुछ ऐसे पोलराइजर होगा, फिर बाद में एनालाइजर होगा, और इनके बीच का जो एंगल आया होगा थीटा,
वो इस तरह से आया होगा कि शुरुआत में मेरे पास ओरिजिनल आई नॉट था, यहां पर हो गया होगा आई नॉट बाई 2 और यहां पर आया होगा आई नॉट बाई 10। जी किसके बराबर होगा? ये होगा आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। सोच पा रहे ना कैसे करें इसे? बेटा ये देखो 2 पर 1/5 तो 1/5 की वैल्यू आ रही है मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा। मुझे मेलुस लॉ में दिखाया था कि भाई जो इंटेंसिटी आती है क्रॉस करने के बाद में एनालाइजर से, वो आती है इनिशियल जो यहाँ पे आ रही होती है उसका कॉस स्क्वायर थीटा टाइम्स, है ना। तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/5, यानी कि बेटा यहां से कॉस थीटा देख पा रहा हूं मेरे पास वो आ रहा है 1/√5। अब 1/√5 तो छोटी वैल्यू है, इसका मतलब ये जो एंगल होगा ये तो ज्यादा होगा, है ना। कॉस थीटा की वैल्यू ज्यादा होने, थीटा ज्यादा होने पर कॉस थीटा कम होता है। तो ये एंगल बेटा 60 से ज्यादा है, थीटा की वैल्यू मेरे पास ग्रेटर देन 60 आ रही है। मुझे बोला गया कि कितना कर दे कि इंटेंसिटी जो हो जाए वो रिड्यूस होकर 0 हो जाए। तो अगर 60 से ज्यादा है तो और कितना करना पड़ेगा? 30 के आसपास करना पड़ेगा, 30 से भी कम करना पड़ेगा। तो मेरा आंसर जो 30 से कम है बेटा वो एक ही आ रहा है, बी ऑप्शन। इसका मतलब 15 का आंसर आ रहा है 18.5 डिग्री, है ना। तो मुझे आशा है कि आपने सारे क्वेश्चंस को एंजॉय किया होगा और आप सारे क्वेश्चंस को फिर से एक बार ट्राई करके, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे सारे, फिर से एक बार ट्राई करके उन्हें करने के बाद में उसके जैसे बाकी सारे क्वेश्चंस को भी करने की कोशिश करेंगे। ऑल द बेस्ट।